हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चे। कैसे हो सब आप लोग? ऑल वेल, मजे में होंगे शायद नहीं होंगे ही होंगे, है ना? ओके, बात ये है कि हमारा फिजिक्स अभी मोशन में है, राइट? ओके, चैप्टर नंबर 11 क्या चल रहा है उसके अंदर? तो सबसे पहले क्या समझाया था? That means you can say how many ways you can take the electron out of the surface. कैसे निकाल सकते हो? तो 3 वे बताए: फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले वर्क फंक्शन समझाया था। क्या था वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट। यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको नाम देते हैं हम लोग उसका वर्क फंक्शन। करेक्ट? तो ये वर्क फंक्शन की हो गई बात मेरे प्यारे बच्चों। अभी और आगे चलते हैं तो क्या होगा उसके अंदर देखते हैं। नहीं भाई, देख लिया? क्या देखना था? तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाए, हॉलवास एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट समझाए, द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट, वो सब कुछ समझाया। देन इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है वो सब कुछ समझाया। बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए, राइट? वो सब आपके दिमाग में धीरे 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 भर के रखो। और ये रिवीजन से पॉसिबल है, एंड तक वीडियो देखने से पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि भगा भगा के देख लिया, गए काम से, राइट? ओके, उसके बाद में हमने समझाया, ट्राई किया समझाने का, वेव नेचर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। देन आफ्टर दूसरी एक बात समझाइए आपको, आइंस्टाइन का इक्वेशन समझाया बच्चों, जिससे उसको मतलब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, राइट? और उसके बाद में फोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि फोटोन पार्टिकल के जैसे रिएक्ट करता है, उसका मोमेंटम, उसका एनर्जी समझाया। देन आफ्टर कंजर्वेशन लॉज ओबे होते हैं। उसके अंदर एक बात समझाई थी आपको कि फोटोन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होता है तो डेविएट नहीं होता है इधर उधर। क्यों? उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, राइट? तो ये सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, करेक्ट? अभी आगे बढ़ते क्या है उसके अंदर। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वांट टू डिस्कस इज द मैटर के साथ में वेव नेचर है वो समझा है। द मैटर विच पजेस द वेव नेचर, मैटर के पास में वेव नेचर होता है वो समझा है। वेव नेचर ऑफ मैटर 11.8 टॉपिक नंबर, द वेव नेचर ऑफ मैटर का वेव नेचर। तो पहले पार्ट में क्या समझा हम लोगों ने बच्चों? पहले पार्ट में हम लोगों ने समझाया वेव के पास पार्टिकल नेचर है, तब जाके तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हुआ। क्यों? तो वो इफेक्ट 10 to the power -9 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, वेव नेचर से नहीं। अभी उल्टा देखेंगे। ओके, 3 फिनोमेना लास्ट चैप्टर में देखी थी, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ऑल कैन, दैट मींस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द वेव नेचर, राइट? But some physical phenomena cannot be explained with the help of the wave nature. One is the photoelectric effect and second one is the Compton effect. Compton, A.H. Compton, जो साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने जो बताया था कि अगर एक्सरेज जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अंदर से पास होते तो एक्सरे डेविएट होते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब कोई ऑब्स्टिकल बीच में आता है, तब, राइट? तो ये डेविएट होना एक पार्टिकल नेचर का प्रूफ है। ओके, दूसरी बात, हम लोग कुछ देखते हैं तो हमारी आईज के अंदर भी वेव नेचर भी है और साथ में पार्टिकल नेचर भी है। आप बोलोगे सर कैसे? हमारी आंख में कुछ चुभता है या कुछ लग रहा है, ऐसा फील होता है हमको देखने से? नहीं प्यारे बच्चों, समझाता। वंस वी सी एनीथिंग, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर्म ऑन द रेटिना। हमारे जो आईज के अंदर लास्ट में जो ऐसा लेयर होता है उसके ऊपर उसका इमेज बनता है। देन देयर इज अ वेव नेचर। एक्सप्लेन किया था लास्ट चैप्टर में, है ना? ओके, तो लेकिन हमारी आईज के अंदर रॉड्स एंड कॉन्स करके थोड़ा बहुत मतलब मसल्स जैसा होता है। तो वो क्या करते हैं? अलग अलग कलर्स के साथ में, अलग अलग नेचर के साथ में वो रिएक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और हमको सेंसेशन देते हैं। वो क्यों? दिस इज द प्रूफ ऑफ द पार्टिकल नेचर, राइट? तो ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पार्टिकल नेचर का प्रूफ दे रही है। ओके, सबसे पहले
वेव के पास पार्टिकल नेचर है ऐसा बताने का काम आपको मालूम है ना, केमिस्ट्री में सीखे हो आप लोग। किसने बताया था बताइए? द ब्रॉगली। THE नहीं लिखा जाता, उसके DE द ब्रॉगली लिखा जाता है, लेकिन रीड क्या करते? द ब्रॉगली रीड करते, डी ब्रॉगली रीड करते, राइट? तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया? तो डी ब्रॉगली ने बताया इज द मैटर possess the wave will also possess the matter. That means अगर मैटर से रेडिएशन मिल सकता है तो रेडिएशन से वापस मैटर, दैट मीन्स पार्टिकल भी मिलना चाहिए। सिर्फ एक बात उन्होंने सोची, देयर इज अ सिमेट्री बिटवीन द रेडिएशन एंड द मैटर। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज, कोई भी रेडिएशन किससे मिलता है बताइए? ड्यू टू द मैटर, अदरवाइज रेडिएशन पॉसिबल ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो अगर मैटर से रेडिएशन मिलता है तो रेडिएशन से वापस मैटर भी मिलना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ द ब्रॉगली ने सोचा, समझा और हाइपोथेसिस के फॉर्म में, हाइपोथेसिस का मतलब तो पता है ना कि प्रूफ नहीं होता है। विदाउट एनी प्रूफ द ब्रॉगली सजेस्टेड दैट the wave also possesses the particle nature, like that particle also possesses the wave nature, correct? और उन्होंने वो टाइम के ऊपर बताया कि उसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है। So the wavelength associated with the particle nature, and that is lambda is equal to, you can say that h upon b. You can also write this equation, that is lambda is equal to h upon mv. Here what is m? बच्चा पार्टी, दिस m is the mass of the particle, mass of the particle। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, प्रोटॉन ले सकते हो, न्यूट्रॉन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि चार्ज वाले पार्टिकल ही होने चाहिए, न्यूट्रल भी चलता है। क्यों? सिर्फ उसके पास स्पीड होना चाहिए, मास होना चाहिए। ये प्लैंक कांस्टेंट के साथ में जोड़ देते हो तो उसके साथ में कितनी वेवलेंथ है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज द सजेशन गिवन बाय द ब्रॉगली। लेकिन सिर्फ सजेशन था, सिर्फ हाइपोथेसिस था, लेकिन सोचने का नजरिया इतना खतरनाक, इतना सटीक था। द थिंग इज दैट टुडे द प्रूफ इज देयर, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज देयर दैट द पार्टिकल आल्सो possess द वेव नेचर, राइट? ओके, तो ये सब द ब्रॉगली ने बताया। बाकी धीरे 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 फिर से बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया, काम करते 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 आज प्रूफ मिल जाता है वो चीज का कि वो क्या हो रहा है वो। देन आफ्टर, उसी के साथ में जुड़ा हुआ और एक बात हम लोग करना चाहते हैं, वो क्या है? यू नो वेरी वेल द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव, फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव, एंड दैट इज E is equal to h nu, right? Energy associated with the wave, it is also given by Pc. P is the momentum and C is the speed of light. Both are the energy, so you can compare these two. So you can say that h nu that is equal to P into C, right? ये C छोटू वाला होना चाहिए, P भी छोटू वाला होना चाहिए, because क्योंकि ये मोमेंटम और लाइट इसकी स्पीड ना। अभी इसमें से मैं क्या करने वाला हूं? So I make the formula for this h upon P, h upon P, ये P यहां है तो ये न्यू जाएगा इधर, so it is C upon nu. But you know very well my dear बच्चा पार्टी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्या अच्छे से ये मालूम है, C is equal to nu into lambda और lambda into nu. Now here I have C upon nu, so C upon this nu it is equal to lambda, right? So यहां पे मैं लिख सकता हूं lambda। C the formula कहां से आया वो देख लो बच्चों। द ब्रॉगली ने वैसे ही नहीं बताया था, ये यहां पे सोच रहे थे और फिर बताया कि यस दिस इज द पॉसिबल, राइट? ओके, देन आफ्टर उसके बाद में उन्होंने जो समझाया वो जबरदस्त बात बन गई और आज तक वो बात कंप्लीटली सही है। मैक्रो पार्टिकल के साथ में भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, जैसे हम लोग कोई दौड़ रहा है, राइट? कोई बॉल फेंक रहा है, वो सब मास ज्यादा होता है, उसके साथ में भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल कि हम लोग कुछ उसके लिए कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। कैसे? समझाओ। सपोज विद दिस इक्वेशन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेवलेंथ
of the mass of the ball, that is m is equal to 0.1 kg. हमने मास कितना ले लिया 100 ग्राम. जो नॉर्मल बॉल होता है प्लास्टिक का बॉल ले लो या थोड़ा बहुत रबर का बॉल ले लो तो इतना हो सकता है. So therefore, how can you calculate its wavelength? So h is the Planck constant, so it is h upon mv. So h is the Planck constant, 6.63 10 to the power minus 34 divided by mass. So it is 0.1 and v is the speed of light. v is the speed of light प्यारे बच्चों. और वो स्पीड कितनी होती है चलो मान लो. क्या लेंगे स्पीड? आप जितनी लेनी चाहो ले लो. स्पीड ऑफ द लाइट तो नहीं ले सकते ना. आपको फेंकना है वो बॉल भाई 100 200 300 ले लो यार. क्रिकेट में वो दौड़ के फेंकने वाला शोएब अख्तर भी कितनी स्पीड से फेंकता था? 140 45 50. बस खत्म. वो तो किलोमीटर पर आवर था बच्चों. राइट. मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो वो यहां पे रख सकते हो. चलो 120 ले लो. राइट. 120 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड जितना है. राइट. तो अभी उसके बाद में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर कितना हो सकता है. सो ये बहुत बहुत मतलब बहुत स्मॉल है. यू कांट एबल टू मेजर इवन. मेजरमेंट भी नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the wavelength associated with the macro particle is very very small. तो होना क्या चाहिए? उससे उल्टा ये होना चाहिए कि if I keep this mass very very small, कितना? Mass of the electron. If I take the mass of the electron, then what can I say? I can say that here the very smaller mass, then the wavelength becomes considerable wavelength. बस वहीं पे काम हो गया de Broglie का. Right? So you can say now, if very smaller particles like alpha particle, then बोलिए प्रोटॉन, then yes न्यूट्रॉन, then इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से छोटू वाला कोई पार्टिकल अभी नहीं, मतलब रियल में नहीं, बाकी सब तो पॉसिबल है ही. क्वार्क्स, अप डाउन, वो सब बहुत सारे हैं, है ना. सो बच्चों ये सब बातें की हम लोगों ने वेव नेचर ऑफ द मैटर. अभी इसके साथ में एसोसिएटेड और एक चीज यहां पर डिस्कस कर है ना. ओके बच्चा बैठे. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी जो समझाया छोटू वाला पार्टिकल लेकर एक्सपेरिमेंट फिर से करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी टेक्निक बदल देंगे. कैसे? इफ द चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इफ वी थ्रो इट लाइक दिस, तो सबसे पहले मेरे हाथ में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन. बट इट इज इंपॉसिबल टू सी इट. इसको देखना बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं. राइट. तो करना क्या चाहिए? तो बच्चा पार्टी करना ये चाहिए हमको कि ये इलेक्ट्रॉन को थ्रो करना है ना, तो उसको एक्सेलरेट करवा देते. फिर से क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा देते. इफ आई एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन विद सम पोटेंशियल, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. You know this kinetic energy is related to the momentum, and this momentum is related to the wavelength. Right? आई बात समझ में? So now the kinetic energy due to the acceleration of the electron is given by, you can say this kinetic energy K is equal to half mv square. Right? kinetic energy का फॉर्मूला है. Now अभी मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर में मैं एम से डिवाइड करता हूं, वैसे एक एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर. सो यू कैन से दैट इट इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम, गिव इट नंबर 1. हो गई बात ना. अभी इसमें से देयरफॉर दिस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के. इट इज नंबर 2. व्हाट इज दिस के? के इज द काइनेटिक एनर्जी. राइट. के क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है ना. सो पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, सॉरी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के. उसके बाद में और एक बात आगे सोच लेते क्या है. सो इसके बाद में द काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन बाय ईवी. आप बोलेंगे सर आप फॉर्मूला लिखते हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा. बच्चों ये फॉर्मूला मैंने ही आपको सिखाया है. चैप्टर नंबर 2 देख लो. चैप्टर नंबर 2 देख लो जल्दी से. सबसे पहली थियरी पोटेंशियल, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी. तो ये था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और ये है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. सो ये पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो जाता है. अगर ये दोनों को कंपेयर कर देंगे
then I can say that it is twice mk and it is equal to ev, right? अभी मेरे पास okay, so twice mk is equal to ev. सॉरी, मुझे क्या करना था, ये k की जगह पर ev रखना था भाई, मैंने उल्टा रख दिया. सो आई जस्ट से p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m ev. अभी यहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रखने स्टार्ट कर दिए मैंने. इस पे से बहुत सारे एमसीक्यू अभी तक बने हुए. नाउ व्हाट इज p? सो देयरफॉर यू नो दैट p इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस m ev. करेक्ट? बट व्हाट इज p प्यारे बच्चों? इट इज h अपॉन, सॉरी, व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. सो नाउ आई से दैट, बट this lambda is equal to h upon p, so it is h upon under root twice m ev. Correct? अरे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो लैम्बडा का फॉर्मूला आपको मिल गया h upon under root twice m ev. करेक्ट कि नॉट करेक्ट? करेक्ट, बहुत अच्छे से. नाउ क्लियर? कोई तकलीफ नहीं ना बस? तो फिर ये हो गया हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला. यहां से अगर मैंने h 2m e सब वैल्यू रख दी तो मुझे क्या मिलेगा? सो दिस इज नंबर 4. सो मैं यहां पे लिखता हूं इन इक्वेशन 4 पुट h is equal to 6.63 10 to the power minus 34, right? And then okay, mass of the electron, that is m, is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Then charge of the electron, so E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. इसका यूनिट है जूल सेकेंड. अभी मैंने ये सब वैल्यू यहां पर रख दी राइट साइड में, तो मुझे लैम्बडा का फॉर्मूला मिलता है. लैम्बडा इट इज इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट वी, एंड दिस इज इन नैनोमीटर. समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? है ये बात क्लियर हो गई आपके पास? बस आगे कुछ करना ही नहीं है इसके लिए. वोल्टेज रखते जाओ, लैम्बडा इंक्रीज नहीं, लैम्बडा डिक्रीज. वोल्टेज ज्यादा है, लैम्बडा कम है. लैम्बडा कम का मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हायर, राइट? बस ऐसे ही आगे चलते जाओ, राइट? सो ऐसे लैम्बडा आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंड if you substitute some value of v, that is 120, 130, 140, इतने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के अगर ये वेवलेंथ फाइंड आउट करोगे, so you are getting this lambda, if it is equal to, if this v is equal to 120 volt, then you are getting this lambda is equal to 0.112 nanometer. This value of lambda is the value of the spacing between the two layers of the crystal. जैसे निकल होता है, कोबाल्ट होता है, आयन होता है, उसमें एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे लेयर्स के मतलब डिस्टेंस होता है ना बीच में दोनों का, तो ये हो जाता है. और इसी से आप अंदाज लगा सकते हो कि यस दिस विल बिहेव लाइक अ वेव. करेक्ट? ये सब बातें तो चलती रही थी कि पार्टिकल के पास में वेव नेचर है. यस, तो अभी एक और प्रोबेबिलिटी के साथ में रिलेटेड बात आपको समझानी है तो बेसिकली फिजिक्स की, लेकिन आपने सीखी कहां पर? केमिस्ट्री में. फिजिक्स में उसका कोई पार्ट नहीं है. बकायदा वो चीज आई कहां से? फिजिक्स से. श्रोडिंगर इक्वेशन माय डियर बच्चा. सर बहुत तकलीफ वाला होता है वो श्रोडिंगर इक्वेशन. भाई देन फिजिक्स की है और यूज कर दिया केमिस्ट्री में, इसीलिए तकलीफ है. बाकी श्रोडिंगर इक्वेशन माय डियर बच्चा बड़ी माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आता है सीखने में, आपको सिखाने में मुझे, राइट? लेकिन है नहीं सिलेबस में. मेरा खुद का रिसर्च का काम क्वांटम फिजिक्स के साथ में रिलेटेड है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है, राइट? आगे पढ़ते रहिएगा तब मालूम पड़ेगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह वगैरह क्या है, राइट? अभी हमारे पास लिमिटेड पोर्शन है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बात करने वाले. बात है क्या? बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसा कोई एक श्रोडिंगर वेव हम लोगों ने बना लिया,
Then what about the probability to find out the electron in particular space? If you are representing the electron by the such type of wave like this, ऐसे वेव से मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, what about its probability to find it? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? The probability is equal at every point. सभी जगह पर प्रोबेबिलिटी सेम है. जैसे आप अपने घर से निकले हो, अभी तो आप समझो कि घर पे कुछ बताया नहीं है, तो पेरेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि भाई उसके ए बी सी डी 4 फ्रेंड है, वो चारों के घर पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सबसे ज्यादा हो गई. आई बात समझ में? लेकिन अगर आप कुछ बोल के गए हो कि यस आई एम हियर, तो ए बी सी डी, सी के पास हो, बी के पास हो, डी के, जिसके भी घर पे जाने के लिए बोल के गए हो, then the probability to find you is maximum at that place. लेकिन यहां पे तो probability equal है. So here there is a concept of wave packets. किसका concept introduce कर दिया गया? Wave packets का concept introduce कर दिया गया, and the wave packets is represented like this. Wave packet is represented like this. सो यहां पर पार्टिकल को खोजने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. कम कम कम, सबसे कम, राइट? अब घर पे तो है ही नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी. आप फ्रेंड ए बी सी डी में से बी के घर पे गए थे, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बन गई. आई ना बात समझ में? लाइक दैट. इसी के बेस के ऊपर एक प्रिंसिपल बनाया गया था, आपको भी याद है, केमिस्ट्री में सीख लिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. फिर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या प्यारे बच्चों? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो इट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट और एच क्रॉस. एक्चुअली ये एच कट है क्या? एच कट है एच अपॉन 2 पाई. ये एच है क्या? दिस एच इज नथिंग बट प्लैंक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू मैंने ये बताई. What is this H? H is Planck constant, right? और इसकी ये वैल्यू, इसको रीड करेंगे H कट और H क्रॉस, दोनों में से कोई भी रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आया कहां से? सर हमने तो केमिस्ट्री में लिख दिया, मालूम ही नहीं पड़ी कहां से आया. फिजिक्स के अंदर उसका प्रूफ है, बताता हूं, राइट? देखिए जरा गौर से, ध्यान से देखिए यहां पर कि मेरे पास ये फॉर्मूला है, उसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं. Just I write lambda is equal to h upon p, so I write p is equal to h upon lambda. मैं इसका यूज करने वाला हूं. What is lambda? Lambda is the wavelength, and it is also specify the place of the particle. It is also specify the place of the particle if the uncertainty in the place of the particle, or you can say that position of the particle is 0, uncertainty is 0, then uncertainty in the momentum becomes infinite. फिर से एक बार, ये लैम्डा जो है हमारे केस में डेल्टा एक्स के जैसे बिहेव करेगा. क्यों? तो रीजन ये है प्यारे बच्चों कि पर्टिकुलर प्लेस बताता है, पोजीशन बताता है, तो पर्टिकुलर पोजीशन से क्या बोल सकते हो? द अनसर्टेनिटी इन द पर्टिकुलर पोजीशन डेल्टा एक्स इज 0, then this delta p becomes infinite. आपको तो बोल दिया, आपने मान लिया, बस काम खत्म. लेकिन उसका रीजन यहां पे छुपा हुआ है, राइट? ये है ये वाला. अगर ये 0 हो जाता है तो ये भी 0 हो जाता है, तो ये 0 बच्चा पार्टी h upon 0, then delta p becomes infinite, राइट? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अगर if delta x tends to 0, then you can say that this delta p becomes infinite. उससे उल्टा भी पॉसिबल है प्यारे बच्चों. If this delta p tends to 0, then this delta x tends to infinite. इससे ये वाला. If this delta p tends to 0, then this delta lambda, or you can say the delta x tends to infinite. Clear? और कोई बात क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम से क्लियर कट. बात समझ में आती है ना? Then this is nothing but the uncertainty principle.
थोड़ा प्रिसाइसली बताया जाए ना, जैसे आपने केमिस्ट्री में लिखा है तो वो प्रिसाइसली बताया जाए ये वाला फॉर्मूला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2। ये 2 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? फिजिक्स में हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। मैं आपको थोड़ी और क्लियरेंस दे दूं। What is h? h is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34। बच्चों -34 डिवाइड बाई 2 करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है? कोनो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? -34 यार घर से बाहर निकल जाएंगे जीरो लगाते लगाते, है ना। यहां से स्टार्ट करूंगा बाहर निकल जाए, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, राइट। सो दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो ये सब समझाया, ये सब वाला मैक्स बॉर्न ने समझाया। मैक्स बॉर्न भी साइंटिस्ट थे, ये सब साइंटिस्ट बहुत अच्छे से काम करके गए, हमारे जैसा नहीं काम कर दिया हो गया खत्म, ऐसा नहीं, राइट। तो ये सब बातों से फिर से वहीं पे आ जाते हैं, कहां पर? द ब्रॉगली। तो घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाते हैं कि ये है तो यहां पर, ये है तो यहां पर। आई बात समझ में? द ब्रॉगली वेवलेंथ से हम लोग अनसर्टेनिटी पे जाते हैं, अनसर्टेनिटी से फिर से द ब्रॉगली पर चले जाते हैं, राइट। सो हियर द टॉपिक गेट्स ओवर एंड इट इज वेव नेचर ऑफ द मैटर। स्पेशली हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के साथ में भी ये सब डिस्कशन किया, और वो डिस्कशन क्या है वो आपको भी कंप्लीट कर लिया। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप बोलोगे ये क्या सर, चैप्टर खत्म? यस प्यारे बच्चों, है ही छोटा सा, तो खत्म तो होने ही वाला है ना, चिंता मत करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज 11.9 डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है? सो जो आगे बताया, क्या बताया था? The Broglie hypothesis suggested that every particle, smaller, बहुत माइन्यूट से पार्टिकल के साथ में वेवलेंथ जुड़ी हुई है, और वो वेव नेचर सजेस्ट करता है। रियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द डिविजन एंड जर्मर, साथ में E.M. थॉमसन जो मतलब फाइंड किया था ना E.M. थॉमसन ने, तो डेविसन ने उसके साथ में भी काम किया था, तो उसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज कंबाइंड मिला था। जर्मन ने बाद में इसके साथ में जुड़ के एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? स्मॉलर पार्टिकल्स, अभी बताया ना, माइक्रो नहीं, उससे भी कम। सोच भी नहीं सकते इतने छोटे से पार्टिकल के साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। सो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है? सो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज लाइक दिस। प्यारे बच्चों, ये है एक एपरेटस, इट इज द वैक्यूम चैम्बर, राइट। ये क्या है? वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर, जैसे अंदर हवा है सब बाहर निकाल दिए है, और ये वैक्यूम बन गया अभी अंदर। सबसे पहले उसके अंदर होता क्या है, करना क्या पड़ता है? तो सबसे पहले यहां पे टारगेट डिसाइड कर दिया उन लोगों ने, निकल मेटल, निकल का ये टारगेट बना दिया। अभी यहां पे एक फिलामेंट रखते हैं। फिलामेंट पता है ना, फिलामेंट तो पुराने वाले बल्ब जो होते थे उसके अंदर फिलामेंट होता था, बस वैसा ही फिलामेंट, लेकिन उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड BaO का एक लेयर लगाया जाता। क्यों? बिकॉज नॉर्मली फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं निकलते, बट बेरियम ऑक्साइड इज सच टाइप ऑफ ऑक्साइड लेयर्स विद अ वेरी लोअर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू इट, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट ऑफ इट। कौन सी मेथड आई याद है? पहले 3 सिखाई थी। नंबर 1 क्या? थर्मल एमिशन, गर्म करने से निकलता है इसमें से इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाएगा तो फाउंटेन जैसा होगा, सब स्प्रेड हो जाएंगे, राइट। लेकिन इसका एक कॉलीमेटेड बीम बनाने के लिए क्या किया? सो द कॉलीमेटेड बीम इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ सम एक्सेलरेटर, और एक सिलेंडर टाइप एक्सेलरेटर बना दिया। दिस इज द एनोड टाइप स्ट्रक्चर, राइट। अभी इसके साथ में पूरा एपरेटस जोड़ देते। कैसा एपरेटस बच्चों? सो द एपरेटस इज बिहेविंग लाइक दिस, राइट। यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते प्लस माइनस से, राइट, एंड इट इज कॉल्ड LT,
LT का मतलब होता है लोअर टेंशन बैटरी, LT. Then after with this we are connecting one higher tension battery, right? और यहां पर जो कनेक्ट करते हैं ना बच्चों वो होता है रेओस्टेट. यहां पर प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे हायर पोटेंशियल वाला बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, राइट? ओके, प्लस माइनस ऐसे. दिस इज कॉल्ड HT. HT का मतलब होता है हाई टेंशन. 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 इतने वोल्टेजेस यहां पर रखे जाते हैं. ये LT 10 वोल्ट sufficient है, right? Now this terminal is connected with this one, so you can vary the potential. If you change the position of this one, you can vary the potential. Clear? तो ये बात हो गई. अभी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में और कुछ करना है, लेकिन पहले मैं समझा दूं कि होता क्या है. Now if we on the low tension battery, then electrons will be coming out from this filament because there is a layer of barium oxide. This that means electrons which are coming out of the filament are incident on the cylinder, and very thin, very sharp beam of the electrons passing through this one and bombarded on this nickel crystal. Normally what happen if we throw some, that means some smaller particles, or you can say that some grains or something on this way, then they spread in every direction. You can't say that all the grains are moving in one particular direction. You are getting the highest intensity in one particular direction. It is not possible. So here, to note down this scattered beam, or you can say that diffracted beam, we are making some arrangement of the scale. यहां पर एक मूवेबल स्केल, जैसे मूवी के अंदर होता है ना बच्चों, कैमरा ऑटोमेटिकली मूव करता है, वैसा एक स्केल यहां पे रखा है. एंड द स्केल इज विद द गैल्वेनोमीटर. ये स्केल के अंदर यहां से एक सर्किट के साथ में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, लाइक दिस. दिस इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज द स्केल, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होता है, as these electrons are coming out of it, they're just incident on this one and they are scattered in this direction. You can say that diffracted beam you are getting. So here these are the electron or incident electron beam, and this is nothing but diffracted electron beam, right? This is the scale with the galvanometer. ये scale है और यहां पर detector है with galvanometer. राइट? सो क्या है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गए. मैंने समझा भी दिया कि कैसे काम कर रहा है. As we apply the low tension battery to this filament, electrons will be coming out. With the help of this accelerated, you can accelerate the electrons and they are bombarded, or you can say that incident on the nickel crystal. Now what happen? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि this electrons are spread in every direction like this. Diffraction बाद में बताता हूं. As such, you learn in the last chapter that diffraction, you are getting the maximum intensity in one particular direction, right? So this accelerated, that means potential you are getting changed, then this diffracted electrons beam, you can also get change in the different direction with the highest intensity or higher intensity, right? The accelerated voltage applied to this one gets changed from its value 44 volt to 68 volt. And we are measuring the diffracted electron beam in the different directions. Now what happened? होना क्या चाहिए? You are getting the equal numbers of electrons in each direction. How can you decide? With the help of galvanometer, my dear बच्चा बैठी. कैसे? ये galvanometer का स्क्रीन ऐसे बनाया है जैसे कि करंट पास हो तो galvanometer का डिफ्लेक्शन आपको मिले. If deflection is more, you are getting the more numbers of electrons because electrons are the constituent particle for the current. है कि नहीं? सो बच्चों यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो करंट पास करते हैं ना, करंट डिसाइड करते कितना होना चाहिए. सो हुआ ये कि ये वोल्टेज के वेरिएशन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिला, और वो पर्टिकुलर वोल्टेज और उसका जो एंगल था, द पर्टिकुलर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 58 वोल्ट एंड द एंगल इज 50 डिग्री. कौन सा एंगल? ये वाला एंगल. ठीक है, you are getting the maximum intensity, that means current is maximum.
सो इट इज द डिफ्रैक्शन। बच्चों है इलेक्ट्रॉन और बिहेवियर वेव जैसा हुआ। फिर से एक बार, है इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल और बिहेवियर वेव जैसा हुआ, बिकॉज हियर वी रिटन दैट डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड का मतलब होता है इट्स बिहेव्स लाइक अ वेव। और अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम लोग लगते हैं, ओके, इट इज नॉट 58, इट इज 54, राइट? इट इज 54 वोल्ट, सॉरी। सो यहां पर 50 वोल्ट के ऊपर 50 डिग्री एंगल के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है करंट की, राइट? एंड इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, एंड दैट इज, फॉर्मूला बता दिया है ना ये, दैट इज इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रूट वी, राइट? अभी इसका वैल्यू रखा जाए 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 54. So what about your answer? So your answer for the wavelength is 0.167 nanometer, right? अभी 0.167 nanometer का मतलब आप समझ सकते. It is the interspace between the, that means layer of the metal, or you can say that the substance. Substance के दो लेयर के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वही मिल रहा है. That means you are getting the wavelength. And this wavelength is interspacing. That means दो लेयर जो होते हैं ना, you can say that क्रिस्टल के अंदर, उसके लिए इंटरस्पेस ये होता है. और ये सब इंफॉर्मेशन से आपको क्या मालूम पड़ेगा? ये सब इंफॉर्मेशन से आपको ये मालूम पड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, here the electrons possess the wavelength also. मतलब जो द ब्रॉगली ने सिर्फ बताया था कि yes it behaves like a wave, यहां पर ये प्रूव भी हो गया. So it is a realistic thing. और वो भी कैसे? थियोरी में जो वेवलेंथ मिली थी एक्सेलरेशन से, वही यहां पर मिल रही है. एंड अगर आपको ब्रैग लॉ मालूम है केमिस्ट्री का, सो ब्रैग्स लॉ के अंदर भी यही चीज होती है, डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वहां पर एक्सरे होता है. नाउ हियर यू आर गेटिंग द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो राइट, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय दिस डेविशन एंड जर्मर. उन्होंने हिस्टोरिकली बताया कि यस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव आल्सो. और इसका मेन यूज, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी बने हुए इसके अंदर भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज किया जाए. बेस्ट एग्जांपल क्या है मालूम? नहीं मालूम? बताता हूं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, उसके अंदर इमेज मिल रहा है विजिबल लाइट से. देखा ना, नीचे मिरर एडजस्ट करना पड़ता है. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक अ लाइट. उसके पास जो वेव नेचर है उसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जानने के बाद ही वो बना था. और उसका आपको पता है ना, मैग्निफिकेशन पावर, रिजॉल्विंग पावर इतना ट्रिमेंडस है कि छोटा सा चीज बहुत बड़ा मिलता है. राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 11 और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन गेट्स ओवर. राइट? सो प्यारे बच्चों, देखते हो ना, छोटे से चैप्टर में से भी 3 मार्क्स का मैटर आपको मिलता है. अभी समझो कितनी थ्योरी है. एमसीक्यू आपको मिलते अच्छे अच्छे, राइट? और सम्स तो है ही है. और करना क्या है? कुछ नहीं, बस प्रिपेयर करते रहिए और रिवाइज करते रहिए. सो थैंक यू सो मच. आपने लास्ट तक लेक्चर देखा इसके लिए, और आपके जो 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के लिए आपने जो एफर्ट दिया ना बच्चों, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.